डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुशल मंगल हो गए, सब कुछ ठीक हो गए, सब कोई घर पे ठीक हो गए। तूफान के बाद हम लोग मिल रहे हैं आज, ठीक है। चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? तो जो फ्रांस का सोसाइटी था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन मतलब क्या है? मतलब ये एक तरह का विद्रोह होता है, ठीक है। एक वर्ड में बोले तो एक तरह का विद्रोह होता है जिसमें जो लोग दंगा फसाद करके बहुत जल्दी गवर्नमेंट में एक चेंज ले आते हैं, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच मतलब क्या है? फ्रांस से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है ये। पहले जो फ्रांस का सोसाइटी हुआ करता था ना, उस समय में जब ये रिवोल्यूशन होता है उससे पहले जब ये सोसाइटी के बारे में बात की जा रही, उस सोसाइटी में क्या होता था? लोग 3 हिस्सों में बांट दिए जाते थे। 3 हिस्सों में मतलब जो सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। मतलब पहला को कहा जाता था फर्स्ट स्टेट, उसको 3 स्टेट हुआ करता था, स्टेट मतलब 3 पार्ट, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्या होता था? क्लर्जी होता था। क्लर्जी किसको कहते हैं? जो चर्च से रिलेटेड होता है उसको क्लर्जी कहते हैं। और सेकंड स्टेट में कौन होता था? नोबिलिटी, मतलब वो जो जमींदार लोग हुआ करते थे, साथ में राजा का मंत्री लोग हुआ करते थे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट जो बाकी लोग रह गए, मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग, लॉयर बोलो, डॉक्टर बोलो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या गरीब लोग हो, छोटे छोटे किसान हो, ये सबको थर्ड स्टेट में डाल दिया गया। पहला चर्च वाला, दूसरा राजा का मंत्री, और जो बाकी बचा वो थर्ड स्टेट में आ गए, ठीक है। अब बेसिक मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि फर्स्ट स्टेट वालों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, सेकंड स्टेट वालों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। जो टैक्स देंगे थर्ड स्टेट वाले देंगे। तुम बोलो कैसे नाइंसाफ़ी है? टैक्स हम आज इंडिया में हम लोग कैसे देते हैं? टैक्स हम लोग सब इक्वली टैक्स देते हैं ना ऐसा अमीर है वो टैक्स देगा नहीं, गरीब वाला सिर्फ टैक्स देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पर फ्रांस में होता था उस समय में। अमीर आदमी जो क्लर्जी और नोबिलिटी है, वो लोग देखो टैक्स ना देने के कारण उनका पैसा बच जाता था, वो लोग अमीर होते जा रहे थे, अमीर होता जा रहा था। और जो थर्ड स्टेट के गरीब लोग, वो गरीब होते जा रहे थे, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, उस समय में फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16, ठीक है। वो से देखो वो राजा बनता है कब? वो राजा बनता है 1774 में राजा बनता है। वो बुरबॉन फैमिली से था। बुरबॉन तो चॉकलेट, एक बिस्किट का नाम होता है, हम लोग जानते हैं, पर इन लोग का फैमिली का नाम था बुरबॉन फैमिली। किसका? लुई 16 का फैमिली। उसको 20 साल की एज में शादी करा दिया जाता है। किससे? ना, मैरी एंटोनिएट से, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। ये जो राजा था ना, वो अपनी रानी के पीछे बहुत पैसा उड़ाता था, बहुत पैसा उड़ाता था। कैसे? अपने रानी के लिए पैसा तो उड़ाता था, साथ में रानी को रखने के लिए एक तो महल हुआ करता था वर्साइल्स में। वर्साइल्स नामक एक जगह में एक महल हुआ करता था। उसके रख रखाव, उसके सजावट में, उसको दुनिया सजाने में, ये सब करने में वो बहुत पैसा उड़ा देता था। साथ में फ्रांस हमेशा पड़ोसियों के साथ लड़ता रहता था। अब जब पड़ोसियों के साथ लड़ेगा, एक वार हो रहा है और साथ में ये अपनी पत्नी के पीछे इतना पैसा उड़ा रहा है, अब इससे देश में पैसों की कमी तो आएगी ना। अब इससे क्या होता है? जो खाने का दाम, फूड प्राइसेस होता है ना, खाने का दाम, वो बढ़ जाता है। साथ में टैक्स भी बढ़ा दिया जाता है। अब टैक्स बढ़ गया, साथ में जो फूड प्राइसेस भी बढ़ गए, तो इसमें क्या होता है? टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? ना, स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता है। स्टेट जनरल क्या होता है? अब सुनो ध्यान से। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में 3 स्टेट्स के बारे में बताया था। 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट लोअर क्लास पीपल, ओके। लोअर क्लास मतलब बाकी लोग, ठीक है। अब ये जो 3 स्टेट के लोगों को बुलाया जाता है, कौन बुलाता है? ना, राजा बुलाता है। उनके
जो रिप्रेजेंटेटिव्स वो आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आते हैं, सेकंड स्टेट से 300 लोग आते हैं, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स 300 है, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 300 है, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स 600 है। तो बैठने के लिए फर्स्ट स्टेट के लोगों को एक तरफ बैठा दिया जाता है, 300 लोग बैठ जाते हैं, उनके सामने बैठते कौन है, सेकंड स्टेट के लोग 300 लोग बैठ जाते हैं। अब जो 600 लोग थे थर्ड स्टेट से, उन लोग को बैठने के लिए नहीं दिया जाता है, उन लोग को अपमानित किया जाता है, वो लोग खड़े रहते हैं पीछे। साथ में राजा कहता है कि जो हम लोग टैक्स बढ़ाएंगे तो सब वोटिंग करो। थर्ड स्टेट के लोग कहते हैं टैक्स तो हमें ही देना पड़ता है। अब अगर फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मिलके हाँ बोल दे कि हाँ चलो टैक्स बढ़ा दो, तो थर्ड स्टेट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और उस समय वोटिंग सिस्टम ध्यान से समझो, पूरा फर्स्ट स्टेट का एक वोट, पूरा सेकंड स्टेट का एक वोट, पूरा थर्ड स्टेट का एक वोट, मतलब कुल 3 वोट हुआ करता था। 3 स्टेट 3 वोट, फर्स्ट सेकंड मिल जाने से 2 हो जाएगा, मेजोरिटी जीत जाएगा, थर्ड स्टेट को टैक्स भरना पड़ेगा। थर्ड स्टेट वाले बोलने लगे चलो एक काम करो, हर एक मेंबर एक वोट कर दो। तो राजा बोलता है ना मैं ये रूल नहीं मानूंगा। तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, लोग गुस्से में आके वहीं से निकल जाते हैं। ठीक है, वो जो निकल आते हैं ना, गुस्साए लोग निकल आके वो लोग मिलते कहाँ पे, एक टेनिस कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो टेनिस कोर्ट में मिलते हैं ना, वो 20 जून 1789 में टेनिस कोर्ट में मिलते हैं। टेनिस कोर्ट में मिल के बोलते हैं कि हम लोग ही इस देश के असली राजा है, ये राजा को हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग इस देश के नए राजा हैं, हम लोग इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मतलब रूल बनाएंगे। रूल बना के उसमें राजा का पावर घटा देते हैं। साथ में इन लोग को जो उकसाने के पीछे कौन था, मीराबियू नाम का एक आदमी था और एक एबीसीएस नाम का एक आदमी था। मीराबियू कौन है, वो सेकंड स्टेट का एक आदमी हुआ करता था। वो उसे पसंद नहीं है कि थर्ड स्टेट के लोगों के साथ ऐसा अन्याय किया जाए, उसको पसंद नहीं था। और एक एबीसीएस नाम का जो आदमी था वो एक प्रीस्ट हुआ करता था, चर्च का प्रीस्ट। ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या होता है, तो फिर भी इन लोग के गुस्सा यहाँ पे नहीं रुकता है। ठीक है, इन लोग का गुस्सा यहाँ पे जब नहीं रुकता है, वो लोग क्या करते हैं, जगह बेस्टाइल में, बेस्टाइल नामक एक जगह है, वहाँ का जो प्रिजन होता है ना, उसको तोड़ देते हैं। क्यों, ये जो लुई 16 था ना, वो बड़ा मतलब बदमाश किस्म का राजा हुआ करता था। वो जिसको मन इच्छा उठा के लेके जेल में डाल देता था, प्रिजन में डाल देता था। वो उसका घमंड दिखाने का चीज़ था। वो दिखाता था लोगों को कि मेरा कितना पावर है। तो खुद का पावर दिखाने के लिए तो उस बेस्टाइल प्रिजन को यूज़ करता था। तो उसलिए लोगों ने सोचा चलो उसका घमंड तोड़ते, बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ के उसका जो गार्ड था उसको मर्डर किया, उसमें जो कैदी लोग थे उन लोग को रिलीज़ कर दिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल प्रिजन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। ये डेट किया था 14 जुलाई 1789। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा जो आता है तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहीं से स्टार्ट होता है। फिर 4 अगस्त 1789 को कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है। यहीं से क्या होता है, जो तुम्हारा फ्रांस होता है वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर बढ़ता है। मोनार्की में राजा सुप्रीम था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में वो लोग जो लोग विद्रोह कर रहे थे ना, वो लोग एक नेशनल असेंबली बनाए थे, वो राजा के पावर के ऊपर कंट्रोल रखते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, रूल्स होगा, उसी के हिसाब से राजा गवर्न करेगा, नहीं तो राजा हटा दिया जाएगा। फिर 1791 को असली कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर बनता है जो कि रूल्स बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव बनाए जो कि रूल्स फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। साथ में जुडिशियरी आता है। 3 हिस्सा आ गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या करेगा, वो देखेगा कि अगर कोई रूल तोड़ रहा है उसको पनिशमेंट देगा। ठीक है, तो ये सब देख के तो ये सब तो राजा मान रहा था, लोगों के दबाव में आके मान रहा था। पर ये मैंने जैसे कि पहले मैं बोला था कि ये राजा एक अच्छा आदमी नहीं था, बहुत बदमाश आदमी था। तो वो क्या किया, वो अपने पड़ोसी एक राजा के साथ
गुप्त मतलब छुप के समझौते में समझौता कर रहा था कि कैसे भी करके जो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं इन लोग को मार के मुझे फिर से उस लुईस 16 को पूरा फिर से उसका पूरे पावर्स के साथ फिर से राजा बना दिया जाए। ठीक है, ये जब ये सब ये आता है तो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा उसके जो चारों तरफ जो दूसरे पड़ोसी लोग थे ना, वो लोग भी डर में आ जाते हैं कि कहीं हमारे जनता भी हमारे खिलाफ बगावत ना कर दे। जैसे फ्रांस की जनता अपने राजा के साथ बगावत कर रहा है, तो उसी तरह दूसरे जो पड़ोसी राजा लोग थे वो लोग को भी डर होने लगा कि कहीं हमारे जनता हमारे खिलाफ बगावत ना कर दे। फिर इसी दौरान फ्रांस के जो नेशनल असेंबली थी वो अपने पड़ोसी प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई डिक्लेयर कर देती है। ऑस्ट्रिया कौन है? ये जो राजा है उसका ससुराल है। ठीक है, मैरी एंटोनिएट की पिताजी का घर है वहाँ पे। तो मैरी एंटोनिएट जो कि फ्रांस की रानी है, तो उसका जो मायका कहाँ पे, मायके का घर ऑस्ट्रिया में है। तो उसका पति लड़ने जा रहा था उसके ससुराल वाले के साथ। ठीक है, अब ये लड़ाई ख़त्म होने के बाद तो लोग कहने लगे कि देखो, लोगों को गुस्सा आता है, लोग कहते हैं कि ये जो देश में झमेला बढ़ रहा है, रोटी का दाम बढ़ रहा है, फूड प्राइसेस बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, ये सब का कारण ये लुईस 16 है। लोगों का गुस्सा नहीं थमा, वो लोग चाहने लगे कि इसी को मार दिया जाए, काम ख़त्म किया जाए। तो लुईस 16 को 10 अगस्त 1792 को जेल में डाल दिया जाता है। फिर इलेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन होके फ्रांस में रिपब्लिक आ जाता है। रिपब्लिक मतलब जनता का शासन। ठीक है, फिर जनता का शासन आता है। जनता का शासन आने से उसमें मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास से बना हुआ पार्टी, जैकोबिन क्लब लिखा हुआ है किताब में। क्लब मतलब है पार्टी, जैकोबिन पार्टी। ठीक है, तो वो लो क्लास लोगों से बना हुआ था। ठीक है, जैसे कि मोची, मजदूर, ये सब से बना हुआ था। उनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर, नाम याद रखना, मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर पावर में आता है। साथ में जो 21 जनवरी 1793 को ये तुम्हारा जो राजा है लुईस 16 को, उसको पब्लिक डेथ दिया जाता है, पब्लिक के सामने उसको मार दिया जाता है। साथ में क्या होता है आगे, तुम्हें मैं एक चीज़ बोला नहीं था, जो फ्रांस का इतना पैसा खर्चा क्यों होता था। फर्स्ट थी तो एक तो वो लड़ाई लड़ता था, एक उसके राजा उसकी पत्नी के रख रखाव में बहुत पैसा उड़ाता था। जो तीसरा रीज़न था वो मैंने तुम्हें बोला नहीं था, वो है कि फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन के खिलाफ वार में। ब्रिटेन फ्रांस का पक्का दुश्मन हो गया था, हमेशा लड़ते रहते थे। और एक चीज़ क्या है, और जब ये जो थर्ड स्टेट लोग दंगा करने लगे थे ना, उनको दंगा करने का बुद्धि कहाँ से आया? वो लोग क्यों कहने लगे कि सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? उनको बुद्धि मिला 3 फिलोसोफर से। एक जॉन लॉकी जो कि 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किताब लिखे थे, जीन जिक्वेस रूसो जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब लिखे थे, और एक मॉन्टेस्क जो कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किताब लिखे थे। ये 3 किताब इंपॉर्टेंट है, मैं नोट्स में दूंगा, याद रखो। अब देखते हैं, अब जो मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर राजा बनता है ना, तो वो क्या करता है, वो बहुत क्रूर, ये भी बहुत क्रूर राजा बनता है। मतलब सब तरफ इक्वालिटी ला देता है। मतलब रोटी भी कोई मतलब कॉस्टली रोटी खा नहीं सकता, वो कम दामी का रोटी सबको खिलाएगा ज़बरदस्ती। फिर उसके खिलाफ बगावत होती है, उसको भी लेके सबके सामने मार दिया जाता है। फिर इसके बाद ये जैकोबिन गवर्नमेंट, मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर का गवर्नमेंट हटने के बाद जो अमीर मिडिल क्लास लोग थे वो लोग पावर में आते हैं। अमीर मिडिल क्लास पावर आने से कौन आता है? राजा। अब सुप्रीम पावरफुल कौन बनता है? नेपोलियन बोनापार्ट, नाम तो सुना ही होगा, मिलिट्री डिक्टेटर है नेपोलियन बोनापार्ट। वो
तुम्हारा जो ये में फ्रांस में बहुत सारी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स लाते हैं, जैसे कि जो पहले मैंने बोला था ज़मींदार में क्या है, किसी के अंडर कोई काम करेगा ज़िंदगी भर उसका गुलाम बन के रहेगा, वो गुलामी को हटा दिया, स्लेवरी हटा दिया 17वीं सेंचुरी में। साथ में तुम्हारा बहुत सारे ट्रेड में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आए। फिर साथ में क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारे डेवलपमेंट किया उसने, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स किए, ठीक है। फिर इसके बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे यार क्या। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो जो तुम्हारा जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद आता है मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, और उसने बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए और स्लेवरी को हटा दिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।